हेलो बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की सामाजिक विज्ञान की 33वीं वर्कशीट जिसका विषय है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं के बारे में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम अक्सर चुनावों में गड़बड़ियों की खबरें सुनते रहते हैं, जैसे फर्जी नाम से वोट डालना, कई पार्टियों द्वारा बड़े पैमाने पर धन खर्च करना, मतदान के दिन मतदाताओं को डराना या लोभ देना, शासक दल द्वारा सरकारी सुविधाओं और अधिकारियों का दुरुपयोग करना। तो बच्चों, चुनाव के बाद हमने अक्सर लोगों को ये बातें करते सुना होगा या टीवी पर हमने ऐसी डिबेट्स देखी होंगी जिसमें चुनाव में हुई गड़बड़ियों का लोग आपस में जिक्र करते हैं। जैसे किसी एक व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर जाकर वोट डाल दिया, जैसे सुरेश ने रमेश का नाम बताकर रमेश का वोट डाल दिया। तो इसको कहते हैं हम फर्जी नाम से वोट डालना, यानी वोटर लिस्ट में किसी और के नाम को अपना नाम बताकर वोट डाल देना। और कई जो पार्टियां हैं वो बहुत अधिक धन भी खर्च करती है, ये भी एक प्रकार की गड़बड़ी ही है, क्योंकि चुनाव आयोग ने भी चुनाव प्रचार के लिए धन खर्च करने की सीमा निश्चित कर दी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा पार्टियां धन खर्च करती हैं, जो कि चुनाव में गड़बड़ी ही मानी जाती है। और कुछ जगहों पर ऐसा भी सुनने को मिलता है कि बाहुबली नेताओं ने आम जनता को डराया और धमकाया है जिससे कि वो उन्हें वोट करें। और कुछ जगहों पर यह भी देखा गया है कि कई नेता खुद को वोट कराने के लिए जनता को लालच भी देते हैं। चुनाव से पहले वोटर्स को लुभाने के लिए वो उन्हें पैसे भी देते हैं। कई जगह शराब भी बांटी जाती है, कई जगह कंबल आदि लोगों को प्रलोभन दिए जाते हैं। और कुछ जगहों पर यह भी देखा गया है कि शासक दल यानी वे राजनीतिक दल या वे नेता जो उस समय सत्ता में हैं, सरकार में हैं, वे भी सरकारी सुविधाओं का और सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग करते हैं। तो सरकारी सुविधाओं और सरकारी अधिकारियों का दुरुपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? मान लीजिए किसी मंत्री को अपने मंत्रालय के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकारी गाड़ी मिली हुई है, तो वे उसी गाड़ी में अपना चुनाव प्रचार भी करते हैं चुनाव के समय, वो भी सरकार के देश के पैसे पर। इसी प्रकार से अधिकारियों का दुरुपयोग कि वे जानबूझ के अपनी पसंद के अधिकारियों को या अपना पक्ष लेने वाले अधिकारियों को उन क्षेत्रों में तैनात करवाते हैं जहां से उन्हें वोट मिलने का लालच होता है, ताकि वे उनके अनुरूप कार्य कर सकें। जब हम इस प्रकार की खबरें सुनते हैं तो हमें बहुत दुख महसूस होता है, परंतु ये ज़रूरी नहीं है कि गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी हों कि चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। यानी जब भी हमें ऐसे समाचार सुनने को मिलते हैं कि चुनाव में धांधली हुई है, चुनाव में गड़बड़ी हुई है, या किसी एक क्षेत्र विशेष में किसी एक नेता ने लोगों को प्रलोभन देकर या डरा धमकाकर अपने पक्ष में वोट डलवाए हैं और वे जीत गया है, तब हमें बहुत ही दुख महसूस होता है। लेकिन ये गड़बड़ियाँ इतनी बड़ी गड़बड़ियाँ नहीं होती वास्तव में कि चुनाव का अर्थ ही समाप्त हो जाए या चुनाव का उद्देश्य ही खत्म हो जाए। आगे है, अब सोचने की बात ये है कि क्या कोई पार्टी बिना जन समर्थन के चुनाव में सिर्फ चुनावी धांधलियों के सहारे जीतकर सत्ता में आ सकती है? आइए गौर करके देखें। तो यहाँ प्रश्न ये खड़ा होता है कि क्या हमारे देश में कोई पार्टी बिना जन समर्थन के यानी बिना जनता के वोट के गड़बड़ियाँ करके चुनाव में क्या वो चुनाव जीत सकती है? तो आइए इसका अवलोकन करते हैं, इस पर गौर करते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग। हमारे देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। यानी हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल स्वतंत्र है, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं है। वह अपने आप में एक स्वतंत्र विभाग है और वह पूरी तरह निष्पक्ष है, यानी किसी भी पार्टी का, किसी भी विचारधारा का पक्षधर नहीं होता, किसी का फेवर नहीं करता। और आयोग का अध्यक्ष भी स्वयं राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है।
इसे न्यायालय के समान आज़ादी प्राप्त है, यानी इसके कार्य में बाहरी हस्तक्षेप नहीं होता। तो ये इतना स्वतंत्र है और इसको इतनी शक्ति दी गई है। इसकी स्वतंत्रता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसको इतनी शक्तियाँ दी गई हैं जितनी कि हमारे न्यायालय को शक्तियाँ दी गई है। जिस प्रकार से न्यायालय पर किसी भी सरकार का, किसी भी राजनीतिक दल का या किसी भी अन्य दल का कोई भी दबाव नहीं चलता, बल्कि न्यायालय अपने आप में स्वतंत्र है, वह अपने विवेक से निर्णय लेता है। इसी प्रकार से चुनाव आयोग को भी पूरी स्वतंत्रता दी गई है। अपने निर्णय लेने में चुनाव आयोग स्वयं अपने विवेक से कार्य करता है, बिना किसी हस्तक्षेप यानी बिना किसी सरकारी दखलंदाजी के। इसके कार्यों में चुनाव की सूचना जारी करने से चुनाव के नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया आती है। यानी जब किसी भी सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाता है, उसके बाद चुनाव की सूचना जारी करने, यानी चुनाव कब होंगे, किस तारीख को होंगे, कब नामांकन भरा जाएगा, कब वोटिंग होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने तक के पूरी प्रक्रिया चुनाव आयोग स्वयं अपने निर्णय लेकर करता है। ये आदर्श चुनाव संहिता लागू करता है, जिसका उल्लंघन करने पर उम्मीदवारों और पार्टियों को भी सज़ा दी जा सकती है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। यानी चुनाव आयोग जब चुनाव की घोषणा करता है तो इसके साथ ही चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाती है। तब चुनाव की आचार संहिता क्या है? चुनाव संहिता वे नियम है जो चुनाव संपन्न होने तक सभी राजनीतिक दलों, सभी राजनीतिक नेताओं, यहाँ तक कि सरकार को भी मानने होते हैं। जैसे जब भी चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करता है तो उस दिन के बाद से सरकार कोई भी नया कानून, कोई भी नई नीति, कोई भी नई घोषणाएं नहीं कर सकती। यहाँ तक कि सभी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक नेता चुनाव आयोग द्वारा बनाए गए नियमों का, कानूनों का पालन करेंगे जब तक कि चुनाव संपन्न न हो जाए। इसके अतिरिक्त सरकार के सभी कर्मचारी भी आचार संहिता के दौरान चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं। और जिसका उल्लंघन होने पर, यानी अगर कोई चुनाव आयोग द्वारा तय किए गए नियमों को, यानी चुनाव आयोग द्वारा लागू की गई चुनाव संहिता को नहीं मानता, उसका उल्लंघन करता है, नियमों को तोड़ता है, तो चुनाव आयोग किसी भी राजनीतिक नेता पर, किसी भी राजनीतिक पार्टी पर, किसी भी कर्मचारी पर अपने विवेक से उसको सजा दे सकता है। ये उसको अधिकार होता है। ये सरकारी मशीनरी का गलत इस्तेमाल करने से रोकता है। अब क्योंकि चुनाव संहिता लागू होते ही सभी सरकारी कर्मचारी एक प्रकार से अब चुनाव आयोग के अधीन कार्य करते हैं, तो अब सरकार भी अपने ही कर्मचारियों से कोई भी ऐसा कार्य नहीं करा सकती जिससे चुनाव में उसको कोई लाभ मिले। वर्कशीट में आगे है चुनाव में लोगों की भागीदारी। चुनाव में लोगों की भागीदारी का पता आमतौर पर इस बात से लगाया जा सकता है कि मतदान की योग्यता रखने वाले व्यक्तियों में से कितने प्रतिशत व्यक्तियों ने असल में मतदान किया है। बच्चों, क्योंकि लोकतंत्र में शासक का चुनाव जनता करती है, इसलिए चुनाव में जनता की भागीदारी होना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए किसी एक निर्वाचन क्षेत्र में 10,000 वोटर रहते हैं, तो चुनाव के दिन कितने लोगों ने उस क्षेत्र से वोट किया। आमतौर पर भारत में जो वोट का प्रतिशत होता है वो लगभग 63-65 के आसपास होता है। यानी 10,000 में से एक निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 6 से 7,000 लोग वोट डालते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी भी चुनाव में कितने ज़्यादा लोगों ने अपना मत देकर सरकार को चुना है और लोकतंत्र को मजबूत बनाया है। अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होगी तो लोग इसमें भागीदारी करना जारी नहीं रखेंगे। यानी अगर चुनाव की प्रक्रिया स्वतंत्र नहीं हुई, निष्पक्ष नहीं हुई, चुनाव फर्जी होने लगे, तो फिर जनता की भागीदारी चुनाव में खुद ही कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों का विश्वास ही नहीं रहेगा चुनाव आयोग पर। अगर किसी भी चुनाव में 50% से अधिक, 60%, 65% तक जनता भागीदार होती है, तो यानी
उस लोकतंत्र में चुनाव आयोग पर लोगों को भरोसा है। साल दर साल चुनाव से संबंधित गतिविधियों में लोगों की भागीदारी बढ़ने से लोगों का चुनाव में विश्वास बढ़ रहा है। यानी हर साल चुनाव आयोग भी अपना विश्वास और मजबूत करने के लिए नए नए कदम उठाता है। जैसे पहले तक केवल ईवीएम मशीन पर ही वोटिंग होती थी, लेकिन वीवीपैट जुड़ने से अब ईवीएम मशीन पर दबाए गए बटन जिसको हमको वोट देना है, उस पार्टी का, उस नेता का चुनाव चिन्ह हमको वीवीपैट पर एक पर्ची पर छपा नज़र आता है, जिससे लोगों को ये भरोसा, ये तसल्ली हो जाती है कि हाँ, हमने जिसको वोट दिया है ये वोट उसी नेता को गया है। तो इन कामों से चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और मजबूत हो जाती है और निरंतर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। इस बात का ये सबूत है कि निरंतर वोट परसेंटेज जो है, मतदाता का प्रतिशत भारत में निरंतर बढ़ता हुआ नज़र आता है। आगे है चुनावी नतीजों को स्वीकारना। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का एक पैमाना यह भी है कि अगर चुनाव निष्पक्ष नहीं होते तो हमेशा ताकतवर पार्टियां शासक बनी रहती। यानी चुनाव स्वतंत्र हुए हैं, यानी चुनाव पूरी तरीके से फेयर हुए हैं, स्वतंत्र हुए हैं, निष्पक्ष हुए हैं और जिसको हम कहते हैं साफ सुथरा इलेक्शन हुआ है। इस बात का सबूत ये भी है कि अगर ऐसा ना होता तो हमेशा ही ताकतवर पार्टियां ही सरकार में बनी रहती, कभी सत्ता बदलती ही नहीं। लेकिन हमने पिछले 70 वर्षों में अनेक राज्यों में अनेक पार्टियों की सरकार बनते देखा है। यानी राजनीतिक दल चुनाव जीतते हैं, सरकार चलाते हैं और अगली बार हारते भी हैं और दूसरे राजनीतिक दल उनके स्थान पर सरकार बनाते हैं। तो ये इस बात का सबूत है कि अगर एक राज्य में या देश में सरकारें बदल रही हैं, पहले किसी पार्टी की सरकार थी, अब किसी और पार्टी की है, भविष्य में किसी और पार्टी की होगी, यानी चुनाव आयोग बिल्कुल स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जनता के वोट के आधार पर ही चुनाव निष्कर्ष निकालता है। परंतु कुछ एक अपवादों को छोड़कर अब अक्सर हारी हुई पार्टी भी चुनाव के नतीजों को जनादेश मानकर स्वीकार कर लेती है। और यहाँ केवल जनता ही नहीं बल्कि वे नेता जो चुनाव में हार जाते हैं वे भी चुनाव आयोग पर इतना विश्वास करते हैं कि वे स्वयं ये कहते हैं कि हमको जनता ने वोट नहीं दिया, यानी चुनाव आयोग पर वे पूरा भरोसा रखते हैं। आगे है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियाँ। ये प्रत्येक लोकतंत्र के लिए एक चैलेंज है, एक चुनौती है। किसी भी लोकतंत्र में चुनाव जितने ज़्यादा स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे, लोकतंत्र उस देश का उतना ही मजबूत होगा, जनता को अपनी सरकार पर उतना ही भरोसा होगा। और जिस देश में चुनाव निष्पक्ष और स्वतंत्र नहीं होंगे वहाँ लोकतंत्र की जड़ें खोखली हो जाएंगी और ये भी संभव है कि वह लोकतंत्र तानाशाही में बदल जाए। तो चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो, इसके लिए किन किन चुनौतियों का सामना लोकतंत्र को करना पड़ता है, जनता को करना पड़ता है, उसमें है नंबर 1, अक्सर चुनावों में कोई ढंग का विकल्प ना होना। यानी आमतौर पर यह देखा गया है कि चुनाव में जो लोग खड़े होते हैं वह एक जैसे ही बैकग्राउंड के होते हैं, जनता के सामने कोई ढंग का विकल्प नहीं होता, जनता को उन्हीं चेहरों में से किसी एक को चुनना पड़ता है। आगे है चुनाव में आवश्यकता से अधिक धन का प्रयोग। ये भी देखा गया है कि चुनाव में कुछ राजनीतिक दल, कुछ नेता ज़रूरत से ज़्यादा ही पैसा खर्च करते हैं, जिससे कि जनता उनके प्रलोभन में आ जाती है और एक आम व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ पाता उस खर्चे से डरकर। इसके बाद है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारना। तो बच्चों, ये भी देखा गया है कि भारत में राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लालच में ऐसे लोगों को भी चुनाव में उतारते हैं जिन पर आपराधिक मामले अदालतों में चल रहे होते हैं। आगे है बड़ी पार्टियों की तुलना में छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निर्दलीय व्यक्ति के पास किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं होता तो उसके पास उतने कार्यकर्ता नहीं हो पाते जितने के किसी एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति के पास होते हैं। और क्योंकि वह निर्दलीय खड़ा है इसलिए उसके साथ किसी बड़े नेता का, किसी बड़े नाम का भी
साथ नहीं होता, जिससे उसे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। आगे, टिकट बंटवारे में रिश्तेदारी निभाना। बच्चों, हमारे देश में ये भी देखा गया है कि राजनीतिक दलों में अच्छी पकड़ रखने वाले नेता, पुराने नेता, बड़े नेता अपने ही रिश्तेदारों को, अपने ही जान पहचान वालों को टिकट दिलवाते हैं, यानी चुनाव में उतरवाते हैं अपनी पार्टी से। आम जनमानस की वहाँ तक पहुँच बन ही नहीं पाती है। और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।